अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। लाहौर एक ऐसा शहर जो रोशनियों से भरा है, लेकिन इन्हीं रोशनियों के पीछे कई स्याह साए भी छुपे हैं। ऐसा शहर जहां पर हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी तो आयद है, मगर गोली की आवाज अब भी सड़कों और गलियों से टकराती सुनाई देती है। कानून कहता है रोक दो, मगर कुछ हाथ फिर भी ट्रिगर दबाते हैं। सूबे भर की पुलिस खसूसन सीसीडी असले की रोकथाम के लिए सरगर्म है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिन्होंने शहरियों की जिंदगी को खौफ में मुब्तला कर रखा है। हैरत अंगेज तौर पर आम अफराद ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात वर्दी में छुपे वो मुहाफिज भी इसी जुर्म में मुलव्विस पाए जाते हैं, जिनका काम हिफाजत खौफ बांटना नहीं है। महकमाना कार्रवाइयाँ, मुकदमात, मुअत्तलियाँ, सब कुछ होता है, मगर फिर भी एक अंधी गोली, एक गलत फायर किसी की हंसती जिंदगी को लम्हों में खामोश कर देता है। हवाई फायरिंग का ये खतरनाक खेल किस रफ्तार से जान लेता है, कितने घर उजाड़ता है और कैसे एक ही मोहल्ले में बार बार होने वाले फायरिंग के वाकयात लोगों के दिलों में दहशत बढ़ा देते हैं। नसीराबाद के इसी इलाके में फायरिंग ने मोहल्लेदारों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब हरासा। लेकिन असल सवाल ये है कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? मुतलका पुलिस ने कार्रवाई से ग्रेज क्यों किया? क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या कुछ और? कानून कहता है कि हवाई फायरिंग संगीन जुर्म है, लेकिन जब पुलिस खुद मुकदमा दर्ज ना करे तो नताइज खुदा न खास्ता कहीं ज्यादा संगीन भी हो सकते हैं। हम आपको आगे चल के ये भी दिखाएंगे कि तरक्की याफ्ता शहरों में एक अंधी गोली एक से ज्यादा जिंदगियां बदल देती है, और लाहौर में भी ऐसा ही हुआ। शादरा की हदूद में फायरिंग का वाकया, जहां चलने वाली गोली अंधी गोली बन गई और एक नौजवान की जान ले ली गई। एक घर मातम कदा बन गया, एक माँ की गोद उजड़ गई। चलते हैं पहले लाहौर के नसीराबाद थाने की हदूद की तरफ, जहां एक ही मोहल्ले में 2 बार होने वाली फायरिंग ने अमन को चैलेंज और पुलिस की कारकर्दगी को सवाल बना दिया। मैं उस वक्त है ना, कोई कस्टमर था, उसका साइज ले रहा था, लेडीज़ कस्टमर भी साथ खड़ा था। तो ये शाम तकरीबन 6 साढ़े 6 का वाक़या है। तो 2 लड़के आए हैं बाइक पे, ठीक है। ये वो लड़के हैं जिन्होंने हफ़्ता पहले भी है ना ये गली के कोने से दूसरी साइड की तरफ फायरिंग करके चले गए हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह हमने चेहरा नहीं देखा। मैं भी जब तक मैं साइज़ लिख रहा था, जब मैंने भाई को देखा तो वो तब तक वो काफ़ी दूर तक चले गए थे। तो CCTV वो अपना वो निकलवाई हैं पिक्चर, तो उसमें भी है ना वो उनका चेहरा वगैरह शनाख्त नहीं हुआ, पर 2 लड़के जाते हमने देखे हैं। भाईजान तकरीबन जो ना फायर हुए 8 से 10 फायर, ठीक है, जो कि SHO को मौके पे मोहल्लेदारों ने खोल भी उसके दिए हैं। SHO साहब को ना खोल भी दिए हैं सबूत के तौर पे कि ये फायरिंग हुई है। तो 1 2 3 खोल नहीं मिले, पर 6 7 मिले, वो हमने SHO साहब को उसी टाइम ही दिए हैं। तो ये 2 दफ़ा वाक़या हो चुका है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर 2 दफ़ा। सर जी बस यही तो हमें समझ नहीं आ रही ना, किसी के साथ झगड़ा है, पर झगड़ा है तो उसके दरवाजे के पास जाके करे ना। इस तरह देखें ना, गलियों में बच्चे हैं, खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं, उस टाइम तो ट्यूशन से भी बच्चों का आउट हो जाता है, ठीक है। इस गली में माशाल्लाह काफ़ी बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को फायर लग जाता तो हम ये परेशान है। अगर आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, जो भी है भाई, उसके घर पे जाए ना। इस तरह मोहल्ले में खौफ व हरास फैलाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। फिर ये नुमाइश वाली बात हुई ना, जिसके साथ झगड़ा है आप उनके साथ करो ना भाई। पूरे मोहल्ले में ये चीज़ फिर इस तरह दहशत खौफ फैलता है कि यार पता नहीं किसका है या क्या मसला है, पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ये तो असूलन बहुत गलत बात है। आपको पता आजकल तो CCD सारे मतलब अदारे कहते हैं कि हवाई फायरिंग क्या कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो भाई 2 दफ़ा आए हैं और चला के चले गए असला 10-10 फायर करके। पूरे मोहल्ले में खौफ व रास फैला है, सब बच्चे परेशान के यार ये कौन है। हम छोटे हो गए, बड़े हो गए, आज तक हमने ऐसा वकूआ नहीं देखा। तो माशाल्लाह हम शुरू के इधर के रहायशी हैं रहने वाले, ठीक है।
17-18 साल तो मेरी इस शॉप को हो गए इसी जगह पे। ये ना उस दिन जो पहले जब फायरिंग हुई ना, अब ये नहीं पता कि उन्होंने दरख्वास्त दी है या नहीं दी, ठीक है। इस दफ़ा तो SHO साहब खुद मौके पे मौजूद है ना, 15 पे किसी ने कॉल किया तो आए हैं, तो लिहाजा सारा कुछ होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है ना। देखें ना कि इतना बड़ा काम हो गया और 2 दफ़ा हो गया। इसमें हम कहते हैं जिसके साथ है मसला भाई उसको करो ना, लड़ उनके घर जाओ, उनके साथ झगड़ा करो। ये बात ऐसी तो नहीं ना बनती कि पूरा मोहल्ला ही खौफो हरास में फैला जाए कि यार पता नहीं कौन है कौन नहीं, या किसके साथ है दुश्मनी। जिसके साथ है भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके घर जाओ। पूरे मोहल्ले में ऐसे दहशत फैलाने का या ऐसा करने का क्या फ़ायदा, बताएं ना। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास असला है या मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। सर हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि ये देखें, हर चीज़ पे आपको पता है असले की नुमाइश भी पाबंदी है। तो ये भाई आ रहे हैं फायर करके ठक 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 जा रहे हैं, पूरे मोहल्ला आप इकट्ठा सारे बचाए खौफो रास में थे यार कि ये क्या हो क्या रहा है। अगर किसी को लग जाती, ये सामने मेरी शॉप के घर है, इनके घर के नीचे वो 3-4 फायर हुए हैं। तो अक्सर वो अमूमन वो छत पे होते हैं, उनके रेंट पे वो किराएदार भी है ना उस जगह पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम कोई मौजूद नहीं था। अगर किसी को फायर लग जाता तो हम तो कहते हैं, हमने तो SHO साहब से भी कहा है सर ये इसकी मजम्मत करें, ये चीज़ देखें ना कि नहीं अच्छी। तो नुमाइश करनी ही नहीं आजकल बनती, तो वो भाई आता है और फायर करके चला जाता है। इसमें तो अब देखें ना, ये बहुत बड़ा इशू है। पूरा मोहल्ला आपको बताएगा यार कि ये चीज़ गलत है। सारे गवाही देंगे आपको कि देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, ठीक है। जिसके साथ है भाई आपका है उसके साथ निपटो ना। पूरे मोहल्ले में क्यों ऐसा काम कर रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो कि मैं बदमाश हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता? ये बात देखें ना, बहुत गलत है जनाब। भाई फायरिंग हुई है कोई 8-8 बजे। ਇਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਲੋਕ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 70 ਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ SHO ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਕੂਆ ਉਹ ਲੋਕ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਲੋਕ ਕੌਣ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕੂਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ, ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ 3 ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? नाजरीन, ये लाहौर है वो शहर जिसमें ज़िंदगी दौड़ती भी है और कभी कभार अचानक ठहर भी जाती है। ठहर जाती है एक गोली की आवाज़ से। कानून कहता है कि हवाई फायरिंग संगीन जुर्म है, लेकिन जब पुलिस खुद मुकदमा दर्ज ना करे तो नताइज खुदा न खास्ता कहीं ज़्यादा संगीन भी हो सकते हैं। हम आपको आगे चलकर ये भी दिखाएंगे कि तरक्की याफ्ता शहरों में
एक अंधी गोली एक से ज्यादा जिंदगियां बदल देती है और लाहौर में भी ऐसा ही हुआ। शादरा की हदूद में फायरिंग का वाकया जहां चलने वाली गोली अंधी गोली बन गई और एक नौजवान की जान ले गई। एक घर मातम कदा बन गया, एक माँ की गोद उजड़ गई। लेकिन नाज़रीन, चंद लम्हों में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि पंजाब पुलिस के आला हुकाम, आईजी पंजाब और सीसीडी के सरबराह असले की नुमाइश, गैर कानूनी असला और हवाई फायरिंग के खिलाफ किस किस्म के ऐलानात कर चुके हैं। ये वादे, ये दावे, ऐलानात के पंजाब में असले की नुमाइश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कि कानून सबके लिए बराबर है, कि चाहे कोई शहरी हो या वर्दी वाला। तो नाज़रीन, अब आप खुद सुनिए ये गुफ्तगू, ये मौक़िफ़ पुलिस हुकाम का, वो बयान जिस पर सब कुछ खड़ा है। वो वायलेंट क्राइम जिसमें इंसानी जान का ज़िया किया जाता है, बदमाशी की जाती है, डाला कल्चर है, लोग असला लेके फिरते हैं, दिन दिहाड़े कत्ल करवाते हैं, और शूटर माफिया। ये हम बात उस कत्ल की करेंगे, डी वेपनाइजेशन के जहाज, जो कि मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को लड़के मार दिया, या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस शूटर माफिया, उस गंदे कल्चर की जो यहाँ पे परवान चढ़ता रहा, और उसके खिलाफ सीटीडी ने फौरी तौर पे एक्शन लिया। सीटीडी जिन कामों पे एक्शन लेती रही, डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी या रॉबरी विद मर्डर, डेकॉइटी रेप के साथ या रॉबरी रेप के साथ, रेप विद मर्डर, चाइल्ड या वुमेन अब्यूज जिसके अंदर उनके साथ ज्यादती की गई हो, इसके साथ साथ शूटर किलिंग या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेकर फिरना और दीगर बदमाशियां शामिल हैं। ये सारा काम नामुमकिन लगता था, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में इसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी, और शाबाश है बहुत ज़्यादा सीसीडी और उनकी तमाम टीम को। अब हम आते हैं बच्चों और औरतों के क्राइम के बारे में। जो औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली तकरीर में, अपनी पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, और हमने इसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लिए। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। इसके बाद हमने वर्चुअल चाइल्ड पुलिस स्टेशन बनाया, और आप हैरान होंगे कि हमने इस कंप्यूटराइज सिस्टम जो कि AI बेस्ड एल्गोरिदम्स है, 15 की कॉल के साथ इसको मुंसलिक किया, जिसमें GPS बेस्ड गाड़ियां हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई जाती है मुद्दई के साथ। अभी तक हम लोगों ने 2500 से ज़्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है, जिसमें सीसीडी भी किरदार अदा कर रही है, और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन इसमें लीड लेता है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जो दुश्मनियाँ हैं, लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी हैं, अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन खतरात है, तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो, और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के वेपन की ब्रांडिशिंग करना और इम्प्यूनिटी के साथ बाकी लोगों को हरासा करना, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो 15-15, 20-20 वेपन्स के लाइसेंस वाले वेपन्स भी हों और उनको उठा के घूमता फिरे, अपने घर के ऊपर मोर्चे बने हों। इस बात की परमिशन नहीं दी जा सकती। वी आर अ सिविलाइज्ड कंट्री एंड वी शुड बी अ सिविलाइज्ड कंट्री। रेप हो या रॉबरी और डिकॉइटी के दौरान रेप हो, जिसमें गवाहों को मार दिया जाए, जिसमें व्हीकल स्नैचिंग, 4 व्हीलर गाड़ियों की जो रॉबरी और डकैती है वो शामिल है, जिसमें भत्ता और जगह टैक्स ये शामिल है, और गैंग रेप, ये वो संगीन जुराइम हैं जिनसे सीसीडी डील करती है। और जो आईजी साहब ने बताया, 71% रिडक्शन रॉबरी के केसेस में ओवरऑल पंजाब में आई है, 70% रिडक्शन इन डिकॉइटी ओवरऑल पूरे पंजाब में आई है, 33% मर्डर का जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन आई है। पंजाब में तकरीबन 1300 मर्डर पर मंथ हर महीने हो रहा था, इस वक्त वो कम हो के 800 मर्डर पे आ गया। 500 इंसान पंजाब के अंदर हर महीने कम कत्ल हो रहे हैं, जो डेटा शो करता है। डेटा थर्ड पार्टी है,
डेटा CCD डेटा को नहीं बनाती। जो 15 की कॉल है वो भी थर्ड पार्टी है, वो सेफ सिटी का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है ये भी थर्ड पार्टी है, ये पुलिस स्टेशन क्राइम को रजिस्टर करते हैं, CCD का रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सो इंडिपेंडेंटली ये वेरीफाइबल फिगर्स हैं। 500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी तरह व्हीकल स्नैचिंग, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना, इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब फोर व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज़ के साथ, तो ऐसे सिटीज़ होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज़ होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज़ होता है, गन क्राइम, पिस्टल के ज़ोर के ऊपर रॉबरी, डकैती, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन, जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी, और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं उसको। जो ऑलरेडी लॉ है और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा, और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका माशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ, इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन्स वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स, कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स, जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा।
اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران، ان تمام ویپنز کو CCD اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے. ناظرین، پولیس حکام کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. پولیس حکام نے واضح طور پر اعلان کیا کہ غیر قانونی اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت ترین اقدامات کیے جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مستقبل قریب میں ان اقدامات پر بھرپور عمل درآمد ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان اعلانات کا اثر عوام کی زندگیوں پر نہیں پڑتا تو انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام وہی جو لاہور کے ایک اور علاقے میں پیش آیا. ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں شادرہ کی طرف، جہاں ایک اندھی گولی نے بے قصور نوجوان کی سانسیں روک دی. ایک ایسا نوجوان جو نہ کسی جھگڑے میں تھا نہ کسی محاذ پر، بس غلط وقت پر غلط جگہ سو رہا تھا. خاندان آج بھی اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا. ان کی آنکھوں میں وہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ آخر ان کے پیارے کا قصور کیا تھا؟ اندھی گولی کیا یہ واقعی صرف ہوا میں گم ہو جاتی ہے، یا پھر ہوا کا سینہ چیر کر نیچے آ کر کسی معصوم کا لہو بہا دیتی ہے؟ ہم جانتے ہیں حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے اور کبھی کبھار جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. اور اب اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو سنواتے ہیں شادرہ پولیس اسٹیشن کے انچارج انویسٹیگیشن عمر دراز کی زبانی کہ وہ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں، تحقیقات کیا کہتی ہیں، اور اندھی گولی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے. اٹھو نماز پڑھو، اور بیٹے کے سالے کو بھی کہتا ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ نماز پڑھو. جسم جو اکڑا ہوا ہوتا ہے اپنے خالق کی سے جا ملا ہوتا ہے، سر پہ رکھ کے فائر کیا جاتا تو آر پار ہو جاتا. یہاں پر یہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، کہیں واپس آتا ہوا جو سکہ ہے وہ اتنی ہی تیزی سے آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے سر میں لگایا، خون اندر پڑ جانے سے اس کی ڈیتھ ہوئی. 12 کے بعد ہم نے فائرنگ کی تھی اور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں اندازہ تھا کہ واپس آتی ہوئی گولی سے بندہ مر جاتا ہے. وقت جیسے شادی کے فنکشن پہ فائرنگ کرتے ہیں، خدا را فائرنگ نہ کریں. اگر آپ کی فائرنگ سے کوئی انسانی جان چل جاتی ہے تو آپ 302 کے مرتکب ہو جائیں. آپ مقدمہ قتل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا. اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کو، جائز اسلحہ رکھنے والوں کو جو اس کا ناجائز استعمال کرنے ہیں، ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور میں جو ہوائی فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں وہ اندھی گولی کسی کو اگر نہ لگے تو وہ صرف ہوائی فائرنگ تک محدود رہتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ وہی اندھی گولی کسی کی جان بھی لے لیتی ہے. شادرہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ چھت پہ سویا ہوتا ہے اور وہی اندھی گولی اس کے سر میں جا کر لگتی ہے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے. اور یہ کیس انتہائی مشکل تھا کہ اندھے قتل کی واردات، اندھی گولی کہاں سے آئی، کس نے چلائی اور اس نوجوان کی جان لے لی. اس کے لیے ملزم کو پکڑنا، ملزم کو گرفتار کرنا اور اس بات کا تعین کرنا کہ کیا واقعی جو گولی چلی وہ کہاں سے آئی اور اس کا ملزم کون ہو سکتا ہے، پولیس کے لیے کیس بہت مشکل ہوتا ہے، ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. لیکن شادرہ انویسٹیگیشن پولیس نے اور انچارج انویسٹیگیشن عمر دراز جو ہمارے ساتھ بھی ہیں، انہوں نے اس کیس کو سالو کیا اور ہوائی فائرنگ کرنے والا نوجوان اور وہ شخص جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا اور اس کو یقیناً اب اس میں 302 کی دفعات کے تحت جو دفعات ہیں وہ آزاد کر دی جائیں گی. اور یہ واقعہ ہوا کیا، ہوتا کیسے ہے، فائرنگ کون کرتا ہے، کرنے والا ملزم کون تھا، اور جہاں بحق ہونے والا جو شخص تھا وہ کیسے چھت پہ سو رہا تھا اور کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، یہ ہم انویسٹیگیشن پولیس شادرہ کے جو انچارج ہیں رانا عمر دراز صاحب ان کی زبانی جانتے ہیں. رانا صاحب، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ کی تو پولیس فوری طور پہ اس پہ کارروائی کرتی ہے، ہوائی فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور حکومت کی بھی اور خاص کر پنجاب پولیس کی بھی یہ سخت پالیسی ہے آج کل کہ اسلحہ کی نمائش اور خاص کر جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں لوگ وہ فوری طور پر پکڑے جائیں تاکہ ایسا افسوسناک واقعہ پیش نہ آ سکے. آپ کے تھانے میں، آپ کے انویسٹیگیشن میں جو معاملہ یہ سامنے آتا ہے، تھوڑی اس کی تفصیل بتائیے گا کہ کیسے ہوا. یہ
जो है ना सुबह कोई 5 बजे के करीब 15 की कॉल होती है कि एक नौजवान की डेथ हो जाती है, उसका कत्ल हो जाता है। तो हम मौका पर जाते हैं, मैं SHO साहब, DSP साहबान, हम फौरी तौर पर मौका पर जाते हैं। जब देखते हैं, पता करते हैं तो 3 चारपाइयाँ बिछी होती हैं छत पर, और जो सेंटर में चारपाई है उसके ऊपर लेटा हुआ जो इफ्तिखार अहमद है, उसकी डेथ हो चुकी हुई है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। साथ जो उसका बहनोई सोया हुआ था, वो अपनी बहन के घर आया हुआ था, साथ ही उसका घर है, उनके घर में जगह की कमी की वजह से वो अपनी बहन की घर की छत पर सो जाता है। ठीक है। तो उसका बहनोई एक तरफ सोया होता है, दूसरी तरफ उसका बहनोई का फादर सोया होता है। ठीक। जब वो बहनोई का फादर सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठता है तो वो अपने बच्चों को भी आवाज़ देता है कि उठो, नमाज़ पढ़ो, और इसको घर आए हुए अपने बेटे के साले को भी कहता है कि बेटा उठ जाओ, नमाज़ पढ़ो। जब उसको हाथ लगाते हैं तो उसकी डेड बॉडी, वो जिस्म जो अकड़ा हुआ होता है और वो अपने खालके की से जा मिला होता है। ठीक। तो वो फौरी तौर पर 15 उसके घर वालों को इतला देते हैं, वहाँ से 15 पे कॉल होती है, हम चले जाते हैं। तब तक दिन चढ़ा होता है, हम फौरी तौर पर PFSA को कॉल करते हैं। जो हमारी रूटीन है कि PFSA टीम आ जाती है, तो जो शवाहिद हैं वो हम इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान देखते हैं कि तकिए पर जो है वो मामूली ब्लड लगा हुआ है। जब मामूली ब्लड देखते हैं तो हम उसका सर देखते हैं, तो सर पर एक सुराख नुमा चीज़ होती है। तो हमें ये उसी वक्त शक हो जाता है कि ये कोई स्ट्रे बुलेट है जो ऊपर से आके उसके सर में लगती है। लेकिन इसको तकवीत देने के लिए इसका पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी था। लवाकिन जो है वो अपनी नामालूम जो है वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह है तो नहीं है। जब वो नामालूम FIR दर्ज हो जाती है तो जनाब आपको पता है लाहौर पुलिस का जो कमांडर है जनाब CPO साहब, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस ले लिया कि इस मुकदमे को फौरी ट्रेस करना है। तो हम उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम जब करवाते हैं तो उस वक्त हमारे उस खदशे को, हमारे उस शक को तकवीत मिल जाती है कि उसके सर में से एक सिक्का 223 बोर का एक सिक्का निकल आता है। जब हम वो पोस्टमार्टम होकर उसकी डेड बॉडी उसके हवाले कर देते हैं तो यहाँ से तफ्तीश का आगाज़ होता है। ठीक है। उस सिक्के को हम फॉरेंसिक के लिए PFSA जमा करवा देते हैं। ठीक। उसके बाद हम जब उसके गिरदोनवा में देखते हैं तो वहाँ कोई भी ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि सर पर रख के कोई फायर किया जाए। अगर सर पर रख के कोई फायर किया जाता तो आर पार हो जाता और ब्लड भी बाहर आता। लेकिन दीवारों और मकानात देखने के बाद हमें ये काफ़ी यकीन हो गया कि यहाँ पर ये हवाई फायरिंग हुई है कहीं, और उसका वापस आता हुआ जो सिक्का है वो उतनी ही तेज़ी से आता है, उसके साथ इसके सर में लगा खून अंदर पड़ जाने से इसकी डेथ हुई है। हम करते क्या हैं, हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 223 और कलाशनकोव की जो फायरिंग है इसमें कम व बेश 1 किलोमीटर का जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी से ये आ सकती है। हम 2 किलोमीटर की दूरी से रख कर चारों तरफ क्लॉक वाइज जो है वो हम, अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद है आईओज़ की, नफरी की, हम क्लॉक वाइज पता करना शुरू कर देते हैं कि रात को किसने फायरिंग की थी। ठीक है। 3 दिन हम इस पर सर्व करते हैं और तीनों दिनों में हम मोहल्ले में पता करते हैं कि किसी गार्ड ने कोई रात को हवाई फायर किया है, किसी ने आवाज़ सुनी हो, किसी को किसी शादी पे कोई हवाई फायरिंग हुई है। ठीक। करते करते हम इसको क्लोज़ करते आते हैं तो पता चलता है कि थोड़ी दूर तकरीबन 1000 मीटर के करीब एक छोटा सा मेला लगा होता है दरबार पे, ठीक है। और वहाँ पर झूले वाले जो आते हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर फायरिंग हुई थी। ठीक है। जब हम उनसे पूछते हैं कि फायरिंग किसने की है तो वो खौफ के मारे नहीं बताते, या वो किसी को वो हमें, क्योंकि झूले वाले तो दूर से आते हैं तो मुकामी बंदे हमें नहीं बताते, तो हम उस जगह की जियो फेंसिंग करवाते हैं कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ठीक है कौन कौन बंदा यहाँ आया था। ठीक है। जब वो जियो फेंसिंग में नंबर आते हैं तो हम उस जियो फेंसिंग को कंक्लूड करते करते शार्ट लिस्ट करते हैं। शार्ट लिस्ट करने के बाद उसमें 1-2 क्रिमिनल्स के नंबर आ जाते हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता है। ठीक है। और जब हम उन क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए करते हैं तो वो क्रिमिनल्स गायब होते हैं। फिर हमें एक मामूली सी फुटेज मिल जाती है फायरिंग की, तो हमें पता चल जाता है कुछ लोगों ने पिस्टल के साथ और एक बंदे ने, 2 बंदों ने ये गन के साथ फायरिंग की है।
ٹھیک ہے. जब इन चीज़ों का हमें पता चलता है तो हम उस फुटेज की मदद से लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप हमें बताएं ये कौन है, लेकिन क्योंकि मेले पे आए हुए काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, वो उस तरह बता नहीं पा रहे. हम उनके स्केच जो हैं वो बनवाते हैं, स्केच बनाकर उसको दिखाते हैं, उस फ़ोटो के स्केच बनवाते हैं, लेकिन कोई बंदा जो हमें वो बताने के लिए तैयार. इस तरह हम कंक्लूड करते करते हम एक बंदे तक पहुंच जाते हैं. जब उससे पूछते हैं कि तुम मेले पे आए थे, उसकी CDR ले लेते हैं, और CDR का जब कनेक्शन करते हैं तो 3 दोस्त आते हैं. 3 दोस्त आके उस मेले पे वो मौत के कुएँ वगैरह लगे होते हैं, वहाँ बड़के सड़कें लगाते हैं. बड़के सड़कें लगाने के बाद वो वहाँ पर FI फायरिंग करते हैं. उनमें से हमने जब एक बंदे को पकड़ा तो उसके पास वो गन भी मिल गई. उस गन को हमने PFS से भिजवा दिया और उसने फायरिंग करना तस्लीम किया कि हमने रात 12:30 के बाद हमने फायरिंग की थी और हम से गलती होगी, हमें नहीं अंदाज़ा था कि वापस आती हुई गोली से बंदा मर जाता. ठीक है. अच्छा राना साहब, ये तो आपने जो नामुमकिन सा काम था उसको मुमकिन किया कि अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि अंधी गोली बहुत दफ़ा कई लोगों के जिस्म में लगती है और वो मामूली ज़ख्मी होते हैं, तो शायद उसकी FIR भी जो है नहीं करवाते लोग कि चलें बच्चे की या बंदे की जान बच गई तो सब ठीक हो गया. जिस तरह आपने बताया कि आपने उसको टेक्निकली देखा कि क्लाशनकोफ और 223 बोर की जो फायरिंग इर्द गिर्द में अगर होती है तो कितनी रेंज उसकी है. तो मुझे ये बताइएगा कि आपके इस कैरियर में, पुलिस के कैरियर में कितने वाक़यात ऐसे होंगे कि अंधी गोली, जिसको हवाई फायरिंग कहते हैं, हवाई फायरिंग से लोगों की जान भी गई हो, और शायद इसी वजह से हुकूमत की भी और पंजाब पुलिस की पॉलिसी है. पिछले दिनों IG साहब ने भी इस पर बड़ा सख्त और CCD ने भी बड़ा किया कि असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वालों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी. तो क्या कितने वाक़यात ऐसे हो चुके होंगे, कुछ याद पड़ता है आपको? जी, 20 वाक़यात हुए हैं मेरी ज़िंदगी में. एक इससे पहले भी इस तरह का वक़ूआ हुआ था. मैं शिदरा टाउन में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, तो वहाँ एक बंदे को वापस आती हुई गोली जो है वो भी हेड में लगी थी. हेड इंजरी हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा दी. वो 324 का मुकदमा दर्ज हुआ था. जब वो 324 का मुकदमा दर्ज हुआ तो हमने इसी तरह, क्योंकि मेरे नॉलेज में था वो वक़ूआ, तो हमने इसी तरह उसको भी ट्रेस आउट किया था. वो 324 थी, वो ज़ख्मी हुआ था. वो ज़ख्मी हुआ था और अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें कामयाबी अता फरमाई थी. जब बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह ताला की मदद जो है वो मिलती है बंदे को. अल्लाह ताला से जब बंदा कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं. तो हमने तो उस केस को देखा हुआ था कि ये स्टे बुलेट जो है ये किस तरफ से, किस जाविये से आई है, और वो बंदा कैसे सोया हुआ था. इस चीज़ों को मेरे इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है मेरे SP इन्वेस्टिगेशन का, और जनाब DSP साहब इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है कि मुझे जो मैंने मांगा है उनसे, मैंने टेक्निकल जो सहूलत मांगी है उन्होंने मुझे दी है, और ये हमने 1 महीने के अंदर अंदर इस केस को ट्रेस किया है. ठीक है. अच्छा राना साहब, ये बताएं कि अब इस मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए डेफिनेटली आपको एविडेंस की ज़रूरत है, और आला कत्ल भी आपने बरामद कर लिया, आपने उसको फ्रांसिक के लिए भी भिजवा दिया. तो इसके शवाहिद, इसके सबूत वो कितने मुश्किल हैं इस केस को हल करने? इस केस को साबित करने के लिए हमारे पास जो जियो फेंसिंग है, एक तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल है. CDR जो है वो भी अहमियत के अमल है. जो हमने वेपन बरामद किया उसकी उस सिक्के के साथ मैचिंग जो है वो हमारी बहुत टेक्निकल एविडेंस है, मजबूत एविडेंस है. इसके अलावा जो है वहाँ पर फायरिंग, जिनकी मौजूदगी में फायरिंग हुई है, वो हमारे पास एविडेंस मौजूद है. गवाह के तौर पे, बतौर गवाह हमारे पास एविडेंस मौजूद है. ठीक है. इन गवाहियों को अगर हम दुरुस्त अंदाज में प्रोसिक्यूशन की मदद से पेश करवा लिया गया तो मुलज़िम को कैफ़े किरदार तक पहुंचा सकेंगे हम. ठीक हो गया. अच्छा राना साहब, जब इस तरह का केस हल होता है, उस बेचारे को नाहक मर गया, वो दुनिया से चला गया, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मारने वाला भी उसको नहीं जानता था और मरने वाले को भी नहीं पता था कि किसकी गोली से वो मर रहा है. लवाकिन का क्या रिएक्शन था? क्या उस शादीशुदा था? फैमिली में क्या था? ये जुल्फ़कार का सबसे बड़ा बेटा था. 23-24 साल इसकी उम्र थी. ये मज़दूर लोग हैं. ये गांव से इधर आकर उसने अपने बेटे को एक मिठाई की दुकान चुंगी अमर सद्दू में
सीखने के लिए, अब वो सीख चुका हुआ था, वहाँ ही काम कर रहा था, 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा था, उसकी बाजू था वो फैमिली पर। तो उसी वक्त क्या टूट जाता है जब उनका कोई जवान बेटा नाहक कत्ल हो जाए या वो दुनिया से चला जाए। ये तो बुलेट की वजह से गया है, लेकिन अचानक भी ये अचानक मौत है। वो फैमिली तो अभी तक स्टेबल नहीं है, वो बेचारों को तो हम कैसे उनको दिलासा दें जिनका एक जवान बेटा चला जाता है। लेकिन गम गुस्सा उनके अंदर मौजूद है, गम और गुस्से के साथ वो लबरेज़ हैं और वो भी सज़ा दिलवाने के हक़ में है कि मुलज़मान को जो है वो करार वाक़ सज़ा दिलवाई जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, ऐसा केस हल करने में, ऐसा केस मुलजिम पकड़ने में कोई महकमे की तरफ से, कोई अफसरान की तरफ से कोई इनाम व इकराम से भी नवाजा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शेख साहब आप तो मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम करते हैं क्योंकि मेरी फील्ड की नौकरी है। शेख साहब, मैंने अब तक मेरी 215 गुड एंट्रीज़ हैं, जिनमें CC1 सर्टिफिकेट जो है वो तकरीबन 76 के करीब ये CC1 IG साहब की तरफ से सर्टिफिकेट होते हैं, CC2 जो है जनाब DIG साहब की तरफ से होते हैं, और बाकी जो CC3 हैं वो हमारे SP साहबान, SSP साहबान वो हमें देते हैं। हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र बात होती है जब हमारा एक ऑफिसर ये कहता है कि ये मेरा होनहार जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, ये मेहनत करता है, और जब हमें एक तरीफ़ी सर्टिफिकेट वो मिलता है, वो हमारे लिए वो गत्ता नहीं होता, वो हमारे लिए एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, वो हमारी वो पूरी मेहनत जो हमने की होती है वो उसका सिला होता है, और उसके साथ हमारा वो जोश और जज्बा जो वो बढ़ जाता है। इस पर जनाब DIG साहब इन्वेस्टिगेशन, जनाब SSP साहब और मेरे SP साहब ने और जनाब CSP लाहौर साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है, और वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट मिलेंगे। और मेरे लिए मेरा तो यही है कि मुझे जब सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं फ़ख्र से अपने इंचार्जेस को बताता हूँ कि मैंने ये काम किया था, इसके एवज़ मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है और ये काम किया है। हमारे अफसरान के साथ हमारी तस्वीरें बनती हैं, हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है। ठीक है। अच्छा राना साहब, आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो लोग ऐसे हवाई फायरिंग करते हैं और उन्हें नहीं पता था कि उनकी हाथ से चलने वाली गोली किसी की जान भी ले सकती है, पूरे ख़ानदान को, पूरे कुनबे को जो है वो तबाह कर सकती है, बच्चों को यतीम कर सकती है, माँ बाप को जो है वो उनका प्यारा बच्चा छीन सकती है, या कोई ख़ातून को भी वो गोली लग सकती है। ऐसे लोगों के लिए जो ये काम करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? और जो पुलिस की इस वक्त पॉलिसी है कि हमें इत्तला दें कि किसी के पास ऐसा असला, आतिशी असला या वो फायरिंग हवाई करता है, तो उनको कैसे इत्तला देनी चाहिए? पुलिस उसका नाम सिगाए राज में रखते हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अवामुन्नास से ये अपील करता हूँ कि आप अपनी खुशियाँ मनाते वक्त, जैसे शादी के फंक्शन पे फायरिंग करते हैं, खुशियाँ मनाते वक्त खुदारा फायरिंग ना करें। अगर आपकी फायरिंग से कोई इंसानी जान चली जाती है तो आप 302 के मुर्तकब हो जाएंगे, आप मुकदमा कत्ल का आपको सामना करना पड़ सकता है और आपकी खुशियाँ मांद पड़ जाएंगी। इसके अलावा अवामुन्नास से मेरी दूसरी अपील ये है कि अगर आपको कोई बंदा, कोई शख्स असला नजायज़ रखे हुए नज़र आता है या कोई हवाई फायरिंग करते हुए नज़र आता है, हमारे नंबर्स 15 के नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, आपके मोबाइल में मौजूद हैं। आप एक कॉल करें, आप अच्छा शहरी होने का सबूत दें, पुलिस आपकी दहलीज पर आकर आपकी मदद करेगी, आपके नाम सिगा राज में रखा जाएगा और किसी किस्म का आपको कानूनी पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम मुल्ज़मान को, असला नजायज़ रखने वालों को, जायज़ असला रखने वालों को जो उसका नजायज़ इस्तेमाल करने हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे, और ये तभी मुमकिन है जब अवामुन्नास हमारी मदद करेंगे। नाज़रीन, आपने आज की कहानियों में वो हकीकत देखी जो हमारे माशरे के चेहरों पर छुपे खौफ को बेनकाब करती है। हवाई फायरिंग एक ऐसा शौक जो खुद को बहादुर समझने वालों का जुनून तो हो सकता है, मगर दर हकीकत ये एक कातल खामोशी है जो किसी भी लम्हे एक घर की खुशियां निकल सकती है। नसीराबाद में मुकदमा दर्ज ना होना या शादरा में एक अंधी गोली का मासूम जान ले लेना, उन वाक़यात में एक चीज़ मुश्तरका है
लापरवाही, और लापरवाही हमेशा जुर्म से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जुर्म एक बार होता है लेकिन लापरवाही बार बार। पुलिस हुकाम के ऐलानात, सख्त इकदामात, आइंदा के वादे, ये सब कुछ अपनी जगह, मगर जब तक इन पर अमल ना हो, जब तक हर गली हर मोहल्ले में कानून की गिरफ्त मजबूत ना हो, तब तक अंधी गोली किसी के मुकद्दर का फैसला करती रहेगी। नौजवान की मौत, इसके घर वालों का मातम, उनकी आंखों की नमी आज भी चीख चीख कर बताती है कि एक सेकंड की बेहतियाती कितनी जिंदगियां बदल देती है। और नाज़रीन, यही हमारा मकसद है, दिखाना, समझाना और हकीकत को सामने लाना, ताकि जुर्म का अंजाम सिर्फ एक कहानी ना रहे बल्कि एक सबक बने। अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करें और कानून की मदद करें, क्योंकि जुर्म जब तक बेनकाब ना हो उसका अंजाम कभी सामने नहीं आता। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।